नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण वाले शीर्ष बी से यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण वाले शीर्ष बी से कर्ण पर एक लंब बीडी खींचा जाए तो उस लंब की लंबाई त्रिभुज के लंब और आधार के गुणनफल और कर्ण के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात बीडी की जो लंबाई होगी पी इंटू बी अपॉन एच होगी। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आखिर ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। समकोण त्रिभुज। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी है। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला शीर्ष ए है और ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इस 90 वाले शीर्ष से, अगर दोस्तों मैं समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल रहा हूं बीडी। अगर दोस्तों मैं समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल रहा हूं बीडी, तो इस बीडी की जो लंबाई होगी, इस इस लंब इस लंब बीडी की जो लंबाई होगी बीडी की लंबाई जो होगी बीडी की जो लंबाई होगी लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन, लंब लंब क्या होगा, ए बी है। लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन और कर्ण के अनुपात के बराबर होगी। कर्ण क्या होगा, कर्ण ए सी है। इसे दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि भैया बीडी की जो लंबाई होगी पी इंटू बी परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगी। ये हमसे कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब बीडी डाला जा रहा है, तो उसकी लंबाई जो होगी लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन और कर्ण के अनुपात के बराबर होगी। अर्थात बीडी की जो लंबाई होगी परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आई है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो होता है, उसकी लंबाई लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन और कर्ण के अनुपात के बराबर होती है। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया, जिसमें बी जो है हमारा बी शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया, जिसमें बी शीर्ष पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, बी शीर्ष से एक लंब डाला सामने वाली भुजा पर। तो मैंने एक बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला बीडी एक लंब डाला मैंने बीडी एक लंब डाला बीडी। ठीक है, आप मुझे बताइए एक बात बताइए, ये क्या है, कहोगे ये वास्तव में इस वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। समकोण त्रिभुज एबीसी में आप बताइए, ये एबी क्या है, कहोगे ये लंब है। क्या है, लंब है। ठीक है, ये क्या है, ये भी कहोगे लंब है। ये बीसी क्या है, कहोगे बीसी तो देखा जाए हमारा आधार है। अच्छा, एसी क्या है, कहोगे कर्ण है। आप मुझे बताइए, इस समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 1/2 1/2 लंब गुणे आधार होता है। कहोगे देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2, लंब देखा जाए तो हमारा ए बी है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार क्या होगा, आधार हमारा बीसी है और ऊंचाई हमारा क्या होगा, ऊंचाई हमारा ए बी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 बीसी इंटू ए बी होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। 1 मिनट रुक जाइए, इंक डाल देता हूँ मैं।
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, बी शीर्ष से कर्ण वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है कहोगे हाँ, ठीक है। तो ये वाली जो हमारा कर्ण है, ये जो हमारा कर्ण एसी है, ये जो हमारा कर्ण है, ये आधार कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा कहोगे, ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या, ये हमारा क्या कहलाएगा कहोगे, इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगा। दोस्तों अगर शीर्ष बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जा रहा है तो ये जो हमारा एसी कर्ण है ये आधार कहलाएगा और ये कहलाएगा त्रिभुज, क्या त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी कहोगे हाँ। तो इसके अनुसार इस आधार और इस ऊंचाई के अनुसार बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा कहोगे। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार कितना है कहोगे, एसी है, आधार क्या है, एसी है, और ऊंचाई क्या होगा, देखिए ऊंचाई तो हमारा बीडी है, हाँ बीडी है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। तो ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों तो बराबर होंगे कहोगे हाँ, बराबर का साइन लगा दिया, बराबर का मैंने साइन लगा दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ, इससे तो ये गए निश्चित कहोगे हाँ, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अगर दोस्तों मैं यहाँ से बीडी की वैल्यू निकालता हूँ तो बीडी की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, देखिए बीडी की वैल्यू निकालना है तो एसी को इसके अपोन में भेजना पड़ेगा, इस प्रकार बीडी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर मैं बीडी की वैल्यू निकालता हूँ तो बीडी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो देखिए बीडी की वैल्यू आएगी बीसी इंटू एबी, बीसी इंटू एबी, बीसी इंटू एबी अपोन 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 एसी आएगी, हाँ हाँ एसी आएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लंब खींचा गया था दोस्तों बीडी की वैल्यू क्या आ रही है, बीसी इंटू एबी अपॉन एसी आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण वाले शीर्ष बी से जब सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा गया तो उसकी जो लंबाई है आधार और लंब के मल्टीप्लीकेशन और कर्ण के अनुपात के बराबर है कहोगे हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण वाले शीर्ष बी से यदि सामने वाली भुजा पर एक लंब बीडी खींचा जा रहा है तो उसकी लंबाई जो होगी लंब और आधार के मल्टीप्लिकेशन और कर्ण के अनुपात के बराबर होगी। अर्थात दोस्तों इसकी लंबाई जो होगी परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी, हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज PQR में, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q जो है 90 डिग्री है। कह रहा है भुजा PQ जो है 12 सेंटीमीटर है, कह रहा है QR जो है 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि शीर्ष Q से कर्ण PR पर एक लंब QS खींचा जाता है तो QS की लंबाई क्या होगी, हाँ QS की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके, जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके। हाँ सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है जहां पर क्यू शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जहां पर क्यू शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां से एक लंब खींचा गया, तो यहां से एक लंब खींचा गया क्यू एस, तो यहां से एक लंब खींचा गया क्यू एस सामने वाली भुजा पी आर पर हो गया, हाँ सामने वाली भुजा पी आर पर एक लंब खींचा गया क्यू एस हो गया, हाँ ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए इस क्यूएस की लंबाई, कह रहा है ये जो लंब खींचा गया है क्यू शीर्ष से इस क्यूएस की लंबाई खींचा क्या होगी, हाँ इस क्यूएस की लंबाई क्या होगी। तो क्यू शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा गया क्यूएस और कह रहा है कि बताइए उस क्यूएस की लंबाई क्या होगी, हाँ ठीक है। तो इस त्रिभुज में तो इस समकोण त्रिभुज की ये जो पीक्यू भुजा है ये 12 हमें दी गई है, 12 दी गई है कहोगे हाँ 12 दी गई है। और ये वाली जो भुजा हमारी क्यू आर जो है इसकी लंबाई हमें क्या दी गई है कहोगे 16 दी गई है कहोगे हाँ 16 दी गई है, ठीक है 16 दी गई है। एक बात बताइए दोस्तों
ये पी पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है, हो गया। और इस समकोण त्रिभुज का देखा जाए तो ये हमारा लंब 16 दिया गया है और आधार हमारा क्या दिया गया, 12 दिया गया है। तो कर्ण क्या होगा, कभी देखिए जब आधार हमारा 16 होता है, जब हमारा लंब 16 होता है, आधार हमारा 12 होता है, तो कर्ण हमारा 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। मतलब ये जो पी आर है, ये जो पी आर भुजा है, ये कुछ और नहीं 20 सेंटीमीटर है, को यहाँ इसकी लंबाई 20 मीटर है या 20 सेंटीमीटर है। ये जो पी आर वाली भुजा है, इसकी लंबाई क्या है, 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे वे में अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, हमसे इस क्यूएस की लंबाई पूछ रहा है। हाँ, आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की जो लंबाई होती है, डाले गए लंब की जो लंबाई होती है, डाले गए लंब की जो लंबाई होती है, लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन, लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन और कर्ण के अनुपात के बराबर होती है। लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन और कर्ण के अनुपात के बराबर होती है। मतलब देखा जाए तो ये जो लंब डाला गया है क्यूएस, इसकी लंबाई ये होगी, हो गया। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या होगा, देखिए 4 चौक के 16, मैंने कहा ठीक है, हो गए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 12 चौक 48, और 48 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 48 को 5 से डिवाइड करने से बेहतर है कि आप 48 का गुना कर दीजिए, एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आएगा 9.6। मतलब देखा जाए तो ये जो हमारा लंब डाला गया था क्यूएस सामने वाली भुजा पी आर पर, मतलब कर्ण पर, उसकी लंबाई 9.6 सेंटीमीटर होगी। हाँ, हाँ। तो आप ऐसे यहीं पर जा सकते हैं। कैसे, मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे जा सकते हो। आप क्या, आपको कर्ण पता है? हाँ, कर्ण से आप इन दोनों को डिवाइड करिए, कर्ण से आप इन दोनों को डिवाइड करिए। जैसे 4 पंचे 20 कहोगे, हाँ 4 पंचे 20, 4 चौक 16। अब तो डिवाइड नहीं हो रहा, कहोगे हाँ डिवाइड नहीं हो रहा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 12 चौक 48। ठीक है, अभी 48 को भी मुझे 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 48 को 5 से डिवाइड करना है, तो 48 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 9.6 आया। मतलब ये जो हमारा क्यूएस है, इसकी लंबाई 9.6 होगी। तो आप इस तरीके से तेजी से बता सकते हैं, आप इस तरीके से तेजी से करके बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया यहाँ पर चीजें से कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दोस्तों कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप उन पॉइंट्स को देखिए क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप आपके स्क्रीन पर दोस्तों कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप उन पॉइंट्स को देखिए क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, तब 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 केंद्रक को तीनों शीर्षों से केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने पर तीनों खंडों का योगफल का दुगना जो होगा वो पेरीमीटर से, मतलब तीनों भुजाओं के त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीनों शीर्षों से खींचे गए माध्यिकाओं का योग का 4/3 गुना जो होगा वो पेरीमीटर से, मतलब तीनों भुजाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार कह रहा है कि तीनों माध्यिकाओं का योग जो होगा, तीनों शीर्षों से खींचे गए माध्यिकाओं का जो योग होगा उसका 1.33 गुना बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, मैं यहाँ पर बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम प्रूफ भी करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ। समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, तो ये हमारा एक त्रिभुज है। मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा ए बी सी, ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है। मैंने क्या किया दोस्तों, सामने ये शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची। ठीक है, एक माध्यिका मैंने खींची। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची, बीई। कौन सी माध्यिका, बीई खींची। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने ई शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची, सी एफ। क्या, सी एफ। मान लीजिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि तीनों माध्यिका यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। मान लीजिए केंद्रक जो है जी है। ठीक है, केंद्रक जी है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्षों से खींचे गए माध्यिकाएं, अगर दोस्तों ये हमारा क्या होगा, केंद्रक है।
अगर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी का ये केंद्रक हमारा जी है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों शीर्ष केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले खंडों के योगफल का एजी केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले तीनों खंडों के योगफल का दुगना जो होगा वो वास्तव में पेरीमीटर से बड़ा होगा, मतलब तीनों भुजाओं के योग से, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले खंडों के योगफल का दुगना जो होगा वो त्रिभुज के पेरीमीटर, मतलब तीनों भुजाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीनों शीर्षों से खींचे गए माध्यिका का योग का तीनों शीर्षों से खींचे गए एडी, बीई और सीएफ, तीनों शीर्षों से खींचे गए माध्यिका के योग का 4/3 गुना जो होगा वो बड़ा होगा त्रिभुज के पेरीमीटर से बड़ा होगा, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको दो बातें फिलहाल आपको ध्यान रखनी है कि क्या, कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले खंडों के योगफल का दुगना जो होगा त्रिभुज के पेरीमीटर से, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए माध्यिका का योग का 4/3 गुना जो होगा वो त्रिभुज के पेरीमीटर से बड़ा होगा, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा। इसी प्रकार आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्षों से खींचे गए माध्यिका एडी है, बीई है और सीएफ है, तो इन तीनों माध्यिकाओं के योग का 1.33 गुना बड़ा होगा त्रिभुज के पेरीमीटर से, मतलब तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी का, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, तो केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले तीनों खंडों के योगफल का दुगना जो होगा त्रिभुज के पेरीमीटर से बड़ा होगा, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बड़ा होगा। इसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका एडी है और बी शीर्ष से खींची गई माध्यिका बीई है और सी शीर्ष से खींची गई माध्यिका सीएफ है, तो तीनों माध्यिकाओं का योग का 4/3 गुना जो होगा वो बड़ा होगा त्रिभुज के पेरीमीटर से, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिका एडी, बीई और सीएफ है, तो इन तीनों माध्यिकाओं के योग का 1.33 गुना जो होगा वो बड़ा होगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आया, आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब दोस्तों हम किसी चीज को प्रूव कर लेते हैं, तो याद करने में आसानी होती है, वो आसानी से याद हो जाती है, वो चीजें आसानी से याद हो जाती है। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले खंडों के योगफल का दुगना जो होगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा। इसी प्रकार दूसरा हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसी प्रकार प्रूव करना है कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के योग का 4/3 गुना जो होता है वो बड़ा होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से। इसी प्रकार हमें और क्या प्रूव करना है, हमें ये भी बात प्रूव करना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माध्यिकाओं के योग का 1.33 गुना बड़ा होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से। ये 3 बातें प्रूव करना है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने प्रूव करने के लिए एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। अब दोस्तों मैंने क्या किया, ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची मैंने सामने वाली भुजा एडी पर। अब कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसी प्रकार मैंने बी शीर्ष से एक सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींच दी बीई। इसी प्रकार मैंने सी शीर्ष से एक माध्यिका खींच दी
सामने वाली भुजा पर CF, ठीक है। तो तीनों माध्यिकाएं आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर मिल रही हैं, और जहां पर तीनों त्रिभुज की तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएं मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो ये जो हमारा है ये कुछ और नहीं है, केंद्रक है। और आपको चित्र के बताया कि केंद्रक को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ। दोस्तों आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं, हाँ। BGC त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ। दोस्तों BGC त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ। दोस्तों ये BGC त्रिभुज है तो हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा। दोस्तों ये BGC त्रिभुज देख रहे हैं, हाँ। BGC त्रिभुज देख रहे हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, हाँ। तभी तो बन सकता है, हाँ। यही नियम लग रहा है। तो ये जो हमारा त्रिभुज दिख रहा है BGC, ये ट्रायंगल तभी बना होगा जब किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। मतलब ये ट्रायंगल हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब BG और GC का योग जो होगा BC से बड़ा होगा। जब BG और GC का योग जो होगा, BG और GC का योग जो होगा वो BC भुजा से बड़ा होगा, तभी ये ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये बातें हमें समझ में आ रही हैं कि ये ट्रायंगल BGC ट्रायंगल हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब BG और GC का योग BC भुजा से ट्रायंगल के BC भुजा से बड़ा होगा। जब BC भुजा से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनके तैयार हुआ होगा। ये बातें क्लियर हो गई, हाँ। इसी प्रकार से तो आप ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं AGB हो गया, हाँ। तो ये जो AGB त्रिभुज है ये हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इनके किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा, हाँ। मतलब ये ट्रायंगल हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब AG और BG का योग वास्तव में AB से बड़ा होगा, तभी हमारा ये ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ होगा, तभी ये हमारा ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ होगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो हाँ, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तो आप AGC त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ। तो ये जो AGC त्रिभुज है ये हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा, हाँ। मतलब ये ट्रायंगल हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब AG और GC का योग AC से बड़ा होगा। AG और GC का योग जब हमारा AC से बड़ा होगा तभी ये हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हुआ होगा, हाँ। ये सारी चीजें क्लियर है, हाँ। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों को आपस में जोड़ दे रहा हूं। ये वाला पक्ष इधर जोड़ दे रहा हूं और ये वाला पक्ष हम इधर जोड़ दे रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, को देखिए जब आप जोड़ोगे, एक मिनट रुकिए। अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, को देखिए जब आप जोड़ोगे तो जब आप जोड़ोगे तो एक AG 2 AG हो जाएगा, हाँ। इसी प्रकार एक BG 2 BG हो जाएगा, एक GC 2 GC हो जाएगा। तो सब में से दो हमारे AG आ रहे हैं, दो हमारे BG आ रहे हैं और दो हमारे GC आ रहे हैं, हाँ। तो उन तीनों में से मैंने 2 बाहर ले लिया। अगर मैं 2 बाहर खींचता हूं तो 2 अगर मैं बाहर खींचता हूं तो 2 वहां से गायब हो जाएगा, हाँ। अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा AG प्लस BG, AG प्लस BG प्लस GC बचेगा, हाँ। GC बचेगा। अच्छा इधर क्या मिलेगा, देखिए इधर तो हमें मैंने कहा कि अच्छा इधर क्या मिलेगा, देखिए इधर आएगा त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग आएगा, हाँ। मतलब ये पैरीमीटर निकल कर आएगा, हाँ। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए। एक मिनट। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि AG, BG और GC के योग का दुगना जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से क्या है, बड़ा निकल कर आ रहा है, हाँ। तो आप यहां पर देख रहे हैं, आप यहां पर ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे कि हमारा G इस त्रिभुज ABC का G क्या था, केंद्रक था, हाँ। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ABC का G क्या था, केंद्रक था। तो ऐसी स्थिति में केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले खंडों के योगफल का जो दुगना है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से क्या है, बड़ा है। मतलब त्रिभुज के पैरीमीटर से बड़ा है, हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, कि यदि किसी त्रिभुज ABC का केंद्रक G है तो ऐसी स्थिति में केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले खंडों के योगफल का दुगना जो होगा, खंडों के योगफल का
दुगना जो होगा वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, हो गया। हाँ, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, एक बात बताइए, हमें ये क्या है, कवल केंद्रक है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है, कहोगे हम। तो अगर ये केंद्रक है तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया हुआ, कहोगे हम। मतलब अगर इस एजी की खंड की लंबाई 2 यूनिट है तो इस जीडी खंड की लंबाई 1 यूनिट हुई, कहोगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों इस पूरे इस माध्यिका की लंबाई देखा जाए तो 3 यूनिट है, कहोगे हाँ। कितनी यूनिट है, कहोगे 3 यूनिट है। मतलब देखा जाए तो 3 यूनिट जो है एडी के बराबर है, कहोगे हम। 3 यूनिट जो है एडी के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर 3 यूनिट जो है एडी के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू हमारी ये होगी, कहोगे हम। तो इस एजी की लंबाई क्या, कहोगे देखिए एजी की लंबाई तो 2 यूनिट है, कहोगे हाँ। एजी की लंबाई क्या है, 2 यूनिट है। अगर तो 1 यूनिट की लंबाई ये है तो 2 यूनिट की लंबाई क्या होगी, कहोगे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 यूनिट की लंबाई मिल जाएगी, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो एजी की लंबाई क्या है, कहोगे एजी की लंबाई वास्तव में एजी की लंबाई, एजी खंड की लंबाई जो है 2 एडी अपॉन 3 है। हाँ, इसी प्रकार से तो मैं अगर बीजी खंड की लंबाई निकालता हूं, इसी प्रकार से तो अगर मैं बीजी खंड की लंबाई निकालता हूं, इसी प्रकार से तो अगर मैं बीजी खंड की लंबाई निकालता हूं तो बीजी खंड की लंबाई जो होगी, बीजी खंड की जो लंबाई होगी 2BE 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 अपॉन 3 होगी, 2BE अपॉन 3 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से तो अगर मैं जीसी, इसी प्रकार से तो अगर मैं जीसी खंड की लंबाई सीजी, सीजी क्या है, सीएफ। ठीक है, इसी प्रकार से तो अगर मैं इसी प्रकार से तो अगर मैं जीसी खंड की लंबाई निकालता हूं, जीसी खंड की लंबाई निकालता हूं तो जीसी खंड की जो लंबाई निकल कर आएगी, या सीजी कह लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से तो अगर मैं सीजी खंड की लंबाई निकालता हूं तो सीजी खंड की जो लंबाई होगी वो 2 CF 2CF अपॉन 2CF 2CF अपॉन 3 होगी। क्या होगी, 2CF अपॉन 3 होगी। ठीक है, 2CF अपॉन 3 होगी। यहाँ पर मैं सीजी कर देता हूँ, आगे पीछे करने से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे पीछे 1 मिनट रुकिए, एजी हो गया, बीजी हो गया, ये बीजी। अच्छा, यहाँ पर मैं गलती कर रहा था, यहाँ पर हमारा सीजी हो गया। आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देख रहे हैं कि एजी खंड की लंबाई अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एजी खंड की लंबाई क्या है, 2AD अपॉन 3 है। बीजी खंड की लंबाई क्या है, 2BE अपॉन 3 है। और सीजी खंड की लंबाई क्या है, 2CF अपॉन 3 है। ये सारी लंबाई, ये चीजें, एजी खंड की लंबाई ये है, बीजी खंड की लंबाई ये है, सीजी खंड की लंबाई ये है। तो एजी की वैल्यू क्या है, ये है, बीजी की वैल्यू ये है, सीजी की वैल्यू ये है। तो मैं एजी, बीजी और सीजी की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये 2 बाहर है, मैंने कहा ऊपर देखिए एजी की लंबाई क्या है, 2AD अपॉन 3 है। तो यहाँ पर आप 2AD अपॉन 3 लिखोगे, मैंने कहा ठीक है, लिख दिया। ठीक है, प्लस साइन लगाइए, मैंने कहा लगा दिया। तो देखिए बीजी खंड की लंबाई क्या है, 2BE अपॉन 3 है। तो 2BE अपॉन 3 लिखोगे, 2BE अपॉन 3 लिखोगे, मैंने कहा लिख दिया जी, 2BE अपॉन 3। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए सीजी खंड की लंबाई जो है 2CF अपॉन 3 है, 2CF अपॉन 3 है। तो यहाँ पर आप 2CF अपॉन 3 लिखोगे, 2CF अपॉन 3 लिखोगे, लिख दिया जी। अब क्या करना होगा, देखिए अब आपको ब्रैकेट लगाइए, मैंने ठीक है लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग लिखा है, तीनों भुजाओं का योग लिख दीजिए, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस AC या CA, बात एक ही है, इससे आपको घबराना नहीं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दिख रहा है कि 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2/3 बाहर खींचा। अगर मैं बाहर खींचता हूं तो क्या होगा, देखिए जब आप बाहर खींचोगे तो 2 हो जाएगा 4 और अपॉन 3 आएगा, कहोगे हाँ 4/3 हो जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा AD। 2/3 बाहर खींचता हूं तो बाहर हो जाएगा 4/3, अंदर बचेगा AD प्लस BE। हर जगह से मैंने 2/3 खींच लिया तो 2/3 हर जगह से गायब हो जाएगा, अंदर बचेगा AD प्लस BE प्लस CF बचेगा, कहोगे हाँ। और इधर जाएगा, इधर तीनों भुजाओं का योग वाला, यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग वाला। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों दोस्तों AD क्या थी, AD A शीर्ष से खींची गई माध्यिका थी, BE क्या थी, B शीर्ष से खींची गई माध्यिका थी, CF क्या थी, CF C शीर्ष से खींची गई माध्यिका थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिका के योग का,
त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिका का योग का 4/3 गुना जो है वो भुजाओं के योग से मतलब त्रिभुज के पेरीमीटर से क्या है, बड़ा है। यही से दूसरा नियम निकल जाता है, कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाओं का योग जो होता है, माध्यिका का योग का 4/3 गुना जो होता है वो बड़ा होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई? हाँ, ये बातें क्लियर है। अब दोस्तों यहीं से एक और चीज निकाल लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और निकालने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, मैं अगर 4 को 3 से डिवाइड करता हूं, इसका मतलब क्या है? 4/3 का मतलब क्या होगा? 4/3 का 4/3 का मतलब है कि 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 1.33 आएगा प्रोग्राम, 1.3333 ऐसे चलता रहेगा। मैं 1.3 लिख रहा हूँ। केवल मैं 4/3 को मैंने सोल्व कर लिया यहाँ पर, और कुछ मैंने नहीं किया है, और मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडी माध्यिका, बीई माध्यिका, सीएफ माध्यिका है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाओं का योग का 1.33 गुना जो है वो बड़ा है त्रिभुज के पेरीमीटर से। त्रिभुज के मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से बड़ा है। तो यहीं से दोस्तों एक और नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाओं का योग का 1.33 गुना जो होता है वो बड़ा होता है त्रिभुज के पेरीमीटर से, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 3 बातें आपको त्रिभुज से संबंधित आपको ध्यान रखनी है। पहला याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है तो केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाले खंड को योगफल का दुगना जो होगा वो बड़ा होगा त्रिभुज के पेरीमीटर से, मतलब त्रिभुज के 3 भुजाओं के योग से बड़ा होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाओं का योग का 4/3 गुना जो होगा वो बड़ा होगा त्रिभुज के पेरीमीटर से। ठीक है, इसी मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा। और तीसरी भी बात आपको याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं से किसी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों भुजाओं से खींचे गए माध्यिका के योग का 1.33 गुना जो होता है वो बड़ा होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से, मतलब त्रिभुज के पेरीमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकता है, इसके ऊपर ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे देकर आपसे कोई भी रिजल्ट यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, आप इस चीज को पढ़िए। ये भी दोस्तों ये जो लिखा गया है इसके बारे में भी पूछ लेता है डायरेक्ट, इसके बारे में भी डायरेक्ट पूछ लेता है। आप इसे पढ़िए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में यदि शीर्ष ए से, कह रहा है कि ये किसी त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में यदि शीर्ष ए से एक माध्यिका एडी खींचा जाए तो ऐसी स्थिति में माध्यिका के दोनों ओर स्थित त्रिभुज की भुजाओं एबी और एसी का योग जो होगा माध्यिका एडी की लंबाई के दुगने से अधिक होगा। माध्यिका एडी की लंबाई के योग से दुगने से माध्यिका एडी की लंबाई के दुगने से अधिक होगा। मतलब माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का योग जो होगा वो वास्तव में माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा कहोगे। यही बात कहना चाह रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष जो है ए है, ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष जो है बी है, और ये वाला शीर्ष सी है। ठीक है, ये वाला शीर्ष सी है। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, ए शीर्ष से एक सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका मैं एडी खींच रहा हूं, अगर इस त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से खींची गई माध्यिका एडी है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में एक माध्यिका ए शीर्ष से खींची गई है एडी, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं के योग जो होगा, इस माध्यिका, अगर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में
एक माध्यिका एडी खींची गई है, ए शीर्ष से एक माध्यिका एडी खींची गई है, तो इस माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का योग जो होगा वो वास्तव में इस माध्यिका के इस माध्यिका के दुगने से अधिक होगा, इस माध्यिका के दुगने से अधिक होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, ठीक है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से खींची गई माध्यिका ए शीर्ष से यदि एक माध्यिका एडी खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में उस माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का योग जो होगा वो हमेशा माध्यिका जो हमारी माध्यिका खींची गई है एडी उसके दुगने से अधिक होगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आया, आइए हम इसके पीछे तर्क जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसके पीछे तर्क जानने की कोशिश करते हैं। इसे समझाने के लिए मुझे छोटा सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा त्रिभुज लेके चलता हूं तो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि समझाने में मुझे एक त्रिभुज की और जरूरत पड़ेगी। तो मुझे छोटा सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूं समझाने के लिए आपको। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं समझाने के लिए आपको, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, दोस्तों हम मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है। आपको कोई आपत्ति है तो नहीं, हमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं ठीक है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अगर मैं ए शीर्ष से अगर दोस्तों मैं ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचता हूं, तो ये जो माध्यिका होगा, अगर तो मैं ये त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से एक माध्यिका खींचता हूं सामने वाली भुजा पर एडी, तो ये जो माध्यिका हमारी एडी है ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ये वाला भाग जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें ये प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से खींची गई माध्यिका एडी है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एक माध्यिका खींची गई है ए शीर्ष से एडी, तो ऐसी स्थिति में इस माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का योग जो होगा हमेशा इस माध्यिका के दुगने से अधिक होगा। यही बात प्रूव करनी है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए दोस्तों मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया और इस त्रिभुज एबीसी में मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका सामने वाली भुजा पर एडी खींची। तो अगर दोस्तों मैं एक माध्यिका एडी खींच रहा हूं तो ये माध्यिका जो है इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा, हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए ये जो हमारी माध्यिका है इसकी लंबाई स्मॉल डी है, ठीक है, स्मॉल डी है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी है, ये जो हमारी एबी इस त्रिभुज की एबीसी वाली जो इस त्रिभुज एबीसी में ये जो हमारी एबी भुजा है ये हमारी ये है। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं जिससे थोड़ा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारी माध्यिका थी इसी को ऐसे आगे बढ़ा दिया। दोस्तों ये डी सेंटीमीटर की माध्यिका थी, हो गया। हाँ, और मैंने डी सेंटीमीटर ऐसे आगे बढ़ाते हुए डी सेंटीमीटर, तो ऐसे मैंने डी सेंटीमीटर दूरी, तो ये हमारी माध्यिका कितनी थी, होगा डी सेंटीमीटर थी। तो मैंने ऐसे ही इसी को मिलाते हुए डी सेंटीमीटर की एक माध्यिका खींचनी। आपको कोई आपत्ति को नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों ये हमारी माध्यिका कितनी थी, होगा देखिए ये हमारी माध्यिका थी डी सेंटीमीटर की, तो मैंने इसी को रेखा बढ़ाते हुए डी सेंटीमीटर की एक माध्यिका खींची, ठीक है, डीई, एक माध्यिका मैंने डीई खींच ली। तो मैंने क्या किया, इस शीर्ष को त्रिभुज एबीसी के सी शीर्ष से मिला दिया, त्रिभुज के सी शीर्ष से मिला दिया, त्रिभुज के सी शीर्ष से मिला दिया, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है? हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देखिए, ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ दोस्तों, ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप सी डी ई त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, सी डी ई त्रिभुज को देख रहे हैं। तो ए बी डी त्रिभुज में और सी डी ई त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखिए। ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है, हो गया। हाँ, और ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इन दोनों त्रिभुज में देखता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में देखता हूँ तो साइड प्रॉपर्टी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बराबर कोणों के संगत भुजाओं का अनुपात, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं का भी अनुपात, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर कोणों के सम्मुख
भुजाएं भी बराबर होती हैं। अगर तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो ऐसी स्थिति में बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस कोण के सामने ये वाली भुजा अगर हमारी ए है तो इस कोण के सामने वाली भुजा भी हमारी ए होगी। ये बातें क्लियर हो गई? हाँ, तो ये वाली भुजा भी हमारी क्या है, ए है। ठीक है, अब दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। तो आप इस ए ई सी त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, ए ई सी त्रिभुज को देख रहे हैं। ए ई सी त्रिभुज को देख रहे हैं। तो मैं इस ए ई सी त्रिभुज को अलग से कर देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस ना तो इसी में अगर मैं बना देता हूं तो आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ए ई सी त्रिभुज को अलग कर दे रहा हूँ। ए ई सी त्रिभुज को अलग कर दे रहा हूँ। ए ई सी त्रिभुज को अलग कर दे रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। तो ये जो हमारा ए ई सी त्रिभुज है, मैंने इसको यहाँ पर बना लिया। ठीक है, इसको यहाँ पर बना लिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो ये हमारा क्या था, ये हमारा ये हमारा क्या था, ये हमारा डी पॉइंट था। आपने मैंने लिख लिया। तो एडी से एडी की लंबाई क्या होगा? देखिए एडी की लंबाई जो है डी है। ठीक है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ए ई सी दिख रहा है? हाँ, ए ई सी दिख रहा है। ए ई सी त्रिभुज को मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो ये जो हमारा डी है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये वाला भाग इसके बराबर है, तो ये मिड पॉइंट है, तो मैंने मिड पॉइंट डी ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, डी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है। तो ये जो हमारी एसी भुजा है, ये जो हमारी सीई भुजा है, ये हमारी क्या है, ए है, ये है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये जो हमारा त्रिभुज ए सी ई बना है, ये त्रिभुज हमारा तभी बना होगा, जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। मतलब ये त्रिभुज हमारा तभी बना होगा जब एसी और सीई, जब एसी और सीई भुजा का योग सीई भुजा का योग वास्तव में एई भुजा से बड़ा होगा। हाँ, तभी ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ दोस्तों, सीई भुजा की लंबाई क्या कर देखिए, सीई भुजा की लंबाई जो है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे देखिए, सीई भुजा की लंबाई और एबी भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीई भुजा और एबी भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है। अगर सीई भुजा की लंबाई एबी की भुजा की लंबाई के बराबर है, तो सीई की जगह मैं एबी लिख सकता हूँ। सीई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एबी लिख सकता हूँ। तो मैंने एसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की और मैंने यहाँ पर सीई की जगह एबी लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, ए की लंबाई क्या होगा? देखिए ए की लंबाई कहोगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई डी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई डी है। इस प्रकार देखा जाए तो ए की लंबाई 2d है। हाँ, ए की लंबाई क्या है, 2d है। एडी की लंबाई ए की लंबाई क्या है, ए की लंबाई 2d है। तो मैं 2d लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 2d, मैंने 2d लिख दिया। तो ये जो हमारी d है, तो ये हमारी तो ये हमारी दूरी क्या थी, डी थी। हम मतलब ये दूरी हमारी, अगर देखता हूं, अगर मैं इसके सापेक्ष देखता हूं, तो ये दूरी हमारी क्या है, डी है। तो ये जो हमारी डी है दूरी है, किसकी दूरी है, एडी की। तो ये जो हमारी डी, ये हमारी यहां से यहां तक की दूरी डी है, और ये किसकी दूरी है, एडी की है। हाँ, मतलब मैं डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एडी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एडी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एसी प्लस एबी का योग जो होगा वो बड़ा आएगा, किससे बड़ा आएगा, एडी से, 2ad से। हाँ, 2ad से। हाँ, 2ad से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एसी और एबी भुजा का योग जो आ रहा है, एसी क्या थी, देखिए एसी हमारी वास्तव में इस त्रिभुज एबीसी, तो एसी हमारी क्या थी, एसी हमारी इस एबीसी त्रिभुज की भुजा थी। हाँ, और एबी क्या थी, एबी हमारी भुजा थी। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एसी और एबी का योग जो है, इस माध्यिका के दुगने से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। हाँ, इस माध्यिका के योग से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से खींची गई माध्यिका
कोई माध्यिका खींची गई है, ए शीर्ष से कोई माध्यिका खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का योग जो होगा, इस माध्यिका के योग का क्या होगा, दुगना होगा। हाँ, माध्यिका के योग का क्या होगा, माध्यिका के योग नहीं, यहीं से एक नियम निकलता है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, तो इस माध्यिका के दोनों ओर से भुजाओं का योग जो होगा माध्यिका के दुगने से अधिक होगा, माध्यिका के दुगने से अधिक होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। रिजल्ट के रूप में डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, आपको दे देगा ऐसे त्रिभुज एबीसी बना देगा और दे देगा, और उसके और किसी शीर्ष से माध्यिका खींच देगा। ठीक है, अगर माध्यिका खींच देगा तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाएं जो होंगी उनका योग जो होगा उस माध्यिका के दुगने से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है? हाँ, ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं, तो आइए हम कुछ और नया यहाँ पर चीज सीखने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो कुछ आइए हम यहाँ पर नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट है, हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है। आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पे बने हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पे बने होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यदि दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर स्थित है, मतलब बने हुए हैं, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। मतलब h1 और h2 के अनुपात के बराबर होगा, h1 और h2 के अनुपात के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों, ये मैंने एक दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। तो ये हमारा एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष जो है ए है, ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष सी है। तो ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका जिसका ये वाला शीर्ष ए है, और ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष जो है तीसरा शीर्ष हमारा सी है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों मैं एक दूसरा त्रिभुज बना रहा हूँ, दोस्तों मैं एक दूसरा त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ठीक है, जिसका ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष सी है। तो ये वाला जो त्रिभुज हमारा, ये हमारा बीसी आधार पर बना हुआ है। क्या है? बीसी आधार पर बना हुआ है, बीसी आधार पर बना हुआ है। एक दोस्तों दूसरा त्रिभुज हमारा बी डी सी, जिसका ये वाला शीर्ष डी है, ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष सी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, मतलब सामने वाली भुजा पर बीसी पर एक लंब खींचा गया है, एक लंब h1 खींचा गया है, एक लंब हमारा h1 खींचा गया है। क्या खींचा गया? h1 खींचा गया है। इसी प्रकार इस बीडीसी त्रिभुज में शीर्ष डी से सामने वाली भुजा पर, मतलब बीसी पर एक लंब हमारा h2 खींचा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पे बने हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये भी त्रिभुज हमारा बीसी आधार पे बना है, और ये भी त्रिभुज हमारा जो है इस बीसी आधार पे ही बना है। तो अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं, अगर तो ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पे बने हैं, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, वो वास्तव में इनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, तो यहीं से एक नियम है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पे बने होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज और होता, अगर इसी आधार पर बना हुआ एक त्रिभुज और होता, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता। इसी प्रकार अगर इसी आधार पर एक त्रिभुज और बना होता,
तो ऐसी स्थिति में चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता इनकी ऊंचाई के अनुपात के, इनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, लेकिन ये चीज कहां से निकल के आ रहा है, आइए हम इसके ऊपर आइए हम जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ क्यों हो गया। तो सबसे पहले मैंने तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही बात प्रूव करनी है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। यही हमें बात प्रूव करना है, यही बात हमें प्रूव करना होगा। हाँ, तो सबसे पहले मैंने दो त्रिभुज बना लिए, एक ही आधार पर बने हुए दो त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज मैंने बनाया एबीसी और एक त्रिभुज हमारा मैंने बनाया बीडीसी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पे बने हैं, एक ही आधार पे बने हैं। तो मैंने क्या किया, ए शीर्ष से एक लंब खींच लिया, सामने वाली भुजा पर एक लंब खींच लिया। इस एबीसी त्रिभुज में सामने वाली शीर्ष ए से मैंने सामने वाली भुजा पर एक लंब H1 खींच लिया। इसी प्रकार इस बीडीसी त्रिभुज में शीर्ष डी से सामने वाली भुजा पर एक लंब मैंने H2 खींच लिया, एक लंब मैंने H2 खींच लिया। हो गया, आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये जो आप देख रहे हैं एबीसी त्रिभुज को। हाँ, एबीसी त्रिभुज देख रहे हैं। आप मुझे बताइए इस एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मैंने कहा कि बताइए इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार देखा जाए तो बीसी है और ऊंचाई देखा जाए तो हमारा H1 है। हो गया, H1 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 BC इंटू H1 होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस त्रिभुज को देखिए, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार क्या होगा, आधार हमारा BC है और हमारा ऊंचाई क्या होगा, H2 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस BCD त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में ये होगा। मैंने कहा कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन लगाकर दोनों को किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ किसी एक नंबर से तो 1/2 से 1/2 और BC से BC कैंसिल होगा। तो इस प्रकार दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात H1 अनुपात H2 आ रहा है। तो आप देख रहे, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल तो आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर है। यहाँ तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत मतलब खुद की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात है आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और नोटिस करिए, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई का जो अनुपात है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज पहले त्रिभुज की ऊंचाई H1 थी और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई H2 थी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात जो है वो वास्तव में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। तो यहीं से एक दूसरा नियम निकल जाता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहीं से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनकी ऊंचाई का जो अनुपात होता है उन त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा और ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि दो त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कह रहा है कि दो त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं। कह रहा है यदि उनकी ऊंचाई का अनुपात मतलब पहले और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात यदि 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूँ। तो आकृति जैसा बनाकर दिखाया गया वैसे ही यहाँ पर बनाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, दोस्तों ये दोनों जो त्रिभुज कह रहा है कि दो त्रिभुज है, एक ये कह रहा है कि दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पे बने हैं। कह रहा है इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है
मतलब इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है 3:4 है, तो यहाँ 3:4 है। इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है मतलब पहले और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या रहा है कि 3:4 है। इसका मतलब यही है कि यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई का जो ऊंचाई अगर 3 यूनिट है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई जो है 4 यूनिट हो गया है। कह रहा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ हो गया। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, अगर तो पहला और दूसरा त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 3:4 ही होगा, क्योंकि इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा 3:4 ही होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें क्लियर है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं, ठीक है, ये दो त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं। कह रहा है कि उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है 4:7 है, ठीक है, 4:7 है। कह रहा है कि और पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा यही फर्ज है कि मैं यहाँ पर जैसी आकृति बनाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनी है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर एक बना लेता हूँ। दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनी है, दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश किया हूँ। एक मिनट रुकिए दोस्तों। इसे H2 करिए, इसे H2 करिए और इसे H1 करिए। अब ठीक है दोस्तों, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। दोस्तों ये जो हमारा है पहले त्रिभुज, दोस्तों कह रहा है कि दो त्रिभुज जो है एक ही आधार पे बने हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है और दोनों जो है एक ही आधार पे बने हैं। तो कह रहा है कि दो त्रिभुज है और वो एक ही आधार पे बने हैं। कह रहा है उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:7 है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4 यूनिट है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई जो है 7 यूनिट हो गई है। दोस्तों ये जो हमारा है दोस्तों इस ये जो हमारा त्रिभुज पहला वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला जो हमारा त्रिभुज दिख रहा है इसकी ऊंचाई हमारी 4 यूनिट है और इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है 7 यूनिट है। आप दूसरे तरीके से भी पता लगा सकते हैं। आपको खुद दिख रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या है, कम है, हाँ इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर दोनों त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात यह है तो ये वास्तव में इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई है और ये वाला जो है इस त्रिभुज की ऊंचाई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। हाँ और आपको अच्छे तरीके बताया कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनकी ऊंचाई का जो अनुपात होता है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। हाँ अगर दोनों त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात ये 4:7 है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 4:7 होगा। इसका मतलब यह है कि अगर पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4 यूनिट है तो दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वास्तव में 7 यूनिट है। तो लेकिन तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट नहीं है 20 है। मतलब 4 यूनिट बराबर है 20 के। 4 यूनिट बराबर है 20 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने को, देखिए 1 यूनिट बराबर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हाँ दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 7 यूनिट का होगा। अगर बताना है तो 7 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 7 कितने को करेगा, 7 वास्तव में 35 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगी। मतलब दूसरा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल वास्तव में 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और हम करते हैं, उसके बाद आज की ये बस इतना ही रखेंगे, उसके बाद कल सारी चीजें करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। फिलहाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर स्थित है तो त्रिभुज और
कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर स्थित है, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज डीबीसी की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि और डीबीसी त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक। जब आप सीख जाओगे तो आपको इसमें टाइम लगने वाला नहीं है, बहुत ही तेजी से सोल्व होगा, बहुत ही तेजी से सोल्व होगा। तो ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष हमारा सी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक त्रिभुज और बनाने की कोशिश की। तो ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा त्रिभुज है बी सी डी। क्या है? बी सी डी। तो ये हमारा दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है बी सी डी। ये हमारा दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है बी सी डी। तो ए शीर्ष से एक लंब खींचा गया है, ए बी सी त्रिभुज में ए शीर्ष से एक लंब खींचा गया है। एडी का होगा, हाँ एडी है कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं है, H1 खींचा गया है, ठीक है। इसी प्रकार डी शीर्ष से एक लंब खींचा गया है H2। हमसे कह रहा है कि हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि यदि इस त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है, इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है, इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है अगर 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इसका त्रिभुज इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, एक ये है, एक ये है, और दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित है। और आपको अच्छे से पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इन दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात है कितना होगा? देखिए इसकी ऊंचाई 12 है और इसकी ऊंचाई जो है 18 है। इस प्रकार देखा है तो इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है 2:3 है। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात 2:3 है तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 2:3 ही होगा। इसका मतलब यह है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है। लेकिन दोस्तों इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट नहीं है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 3 यूनिट बराबर है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो 1 यूनिट बराबर किसी को? 1 यूनिट बराबर वास्तव में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की। 1 यूनिट बराबर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा होगा? हमसे कह रहा है कि बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे अनुसार एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा? देखिए 2 यूनिट वास्तव में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा। मतलब देखा जाए तो इस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे मेरे वे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर कल पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम अगले परसों वाली क्लास में हम समरूपता मतलब सिमिलरिटी को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सूर्य और शीर्षक दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।